हेलो फ्रेंड्स, आकाश सिविल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तैयार कराना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस हम एक वीडियो के माध्यम से कम समय में जानकारी उपलब्ध देने की कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का अवस्थिति एवं विस्तार की बात की जाती है। तो हम ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश यानी कि एक सीमांत प्रदेश है। सीमांत प्रदेश का अर्थ हम कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक सीमाओं से लगा हुआ है। जैसे हम ध्यान रखेंगे कि यह 8 राज्यों से लगा हुआ है, एक देश से लगा हुआ है जिसका नाम यानी कि नेपाल है। जबकि अगर पूछा जाता है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है तो केंद्र शासित प्रदेश को हम ध्यान रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश इससे दिल्ली लगा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश इससे दिल्ली लगा हुआ है। इसके बाद हम ध्यान रख सकते हैं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में स्थान की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में जो स्थान आता है वह आया है चौथा है। तो इससे पहले कौन है तो हम ध्यान रखेंगे इससे पहले राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है और तीसरे स्थान पर इनकी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, जबकि पांचवा स्थान आता है गुजरात का। जबकि पांचवा स्थान आता है गुजरात का। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और यह कुल कितनी परसेंट है तो 7.33% हम देख सकते हैं। जबकि अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इनकी हम कह सकते हैं देश में सर्वाधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जबकि अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में कुल 195 देश हैं, जिसमें अगर देखें तो 5वें स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जबकि वो देश है और हमारा राज्य है। तो इससे पहले अगर बात की जाए 4 कौन है तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में 5वां स्थान आता है। जबकि यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे यहाँ की जो कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 यहाँ जनसंख्या निवास करती है, जो कुल कितनी परसेंट है तो 16.5% यहाँ पर निवास करती है। दूसरी बात, पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है तो 10,44,80,510 ये पुरुषों की कुल संख्या है। ये कुल कितनी परसेंट है 52.29% है। महिलाओं की कुल जनसंख्या 953,31,831 देखने को मिलती है, जो 47.71% हम देखते हैं। अगर देखा जाता है कि जिलों की बात की जाए तो जिलों में हम ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की बात की जाती है तो पूर्वी जिला यहाँ का बलिया है। पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिम में शामली लगा हुआ है, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। तो सोनभद्र के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ है, तो वह सोनभद्र है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से यह लगा हुआ है। जबकि अगर पूछा जाता है सहारनपुर की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे सहारनपुर इनकी लगा हुआ है कि इनकी सहारनपुर की बात की जाती है तो सहारनपुर के बारे में ध्यान रखेंगे कि यह जो 3 राज्यों से लगा हुआ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से यह लगा हुआ है। अगर पूछा जाता है ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा से लगा हुआ है तो हम ध्यान रखेंगे बदायूं है। सर्वाधिक जिलों से लगने वाला जिला बदायूं है। जबकि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है तो ललितपुर है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है ललितपुर है। जबकि अगर राज्यों में हम देखें तो राज्यों में हम देखते हैं कि अगर बात की जाती है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तो दिल्ली से हम ध्यान रखेंगे दिल्ली से केवल गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर लगा हुआ है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर लगा हुआ है। अगर राज्यों में देखा जाए तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सबसे कम संख्या, सबसे कम सीमा लगती है हम कह सकते हैं। जबकि सर्वाधिक ज्यादा सीमा किससे लगती है मध्य प्रदेश से लगती है। हम कह सकते हैं 11 जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, जबकि सिर्फ एक लगा हुआ है, केवल सहारनपुर लगता है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से लगता है। इसके बाद देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि केवल सोनभद्र लगा हुआ है। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से इनकी उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगे हुए हैं, एक का नाम आगरा है, दूसरे का मथुरा है। इसके बाद अगर देखा जाता है मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 11 जिले लगे हुए हैं, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, आगरा है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, महोबा है, बांदा, प्रयागराज। तो हम कह सकते हैं ये 11 जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। जबकि हरियाणा की बात की जाती है तो हरियाणा से कुल 6 जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे सहारनपुर, शामली है, अलीगढ़ है, मथुरा है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, यह किससे लगे हुए हैं हरियाणा से लगे हुए हैं। जबकि बिहार की बात की जाए तो बिहार से कुल 7 जिले लगे हुए हैं, जैसे
देवरिया, बलिया, गाजीपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, चंदौली, कुशीनगर, ये बिहार से 7 जिले लगे हुए हैं। जबकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत ये लगे हुए हैं उत्तराखंड से, ये लगे हुए हैं उत्तराखंड से लगे हुए हैं। जबकि अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक वर्गीकरण की बात की जाए तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल जो मंडलों की संख्या है वह 18 है, जिसमें से सबसे बड़े मंडल कौन से हैं तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े मंडल हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ हैं, जिसमें कुल जिलों की संख्या 6 है। जबकि इनकी नवीनतम मंडल की बात की जाए तो नवीनतम मंडल हमारा कौन सा है, नवीनतम मंडल हमारा है अलीगढ़। अलीगढ़ की बात की जाती है तो अलीगढ़ को ध्यान देंगे कि अलीगढ़ में जो जिलों की संख्या है वह है 4, जिसको हम ताला नगरी के रूप में भी जानते हैं, तथा अलीगढ़ का ही प्राचीन नाम कोयल था। अलीगढ़ का ही प्राचीन नाम कोयल था। जबकि अगर सबसे छोटे मंडलों की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे सबसे छोटे जो मंडल हैं वह है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, जिसमें कुल जिलों की संख्या 3 पाई जाती है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 3 पाई जाती है। जबकि यहाँ के अगर नगर निगम वाले जिलों की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जो जिले हैं वह 17 हैं। जबकि ऐसे कितने जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं तो हम ध्यान रखेंगे 75 में से ऐसे कुल 12 जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं। जैसे हम ध्यान रखेंगे अमेठी, तो अमेठी का मुख्यालय क्या है, गौरीगंज है। संत कबीर नगर की बात की जाए खलीलाबाद है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। कौशाम्बी का मंझनपुर है। अम्बेडकर नगर की बात की जाए अकबरपुर। कुशीनगर की बात की जाए पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर मोती। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। जबकि अगर पूछा जाए फर्रुखाबाद की बात की जाती है तो फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, संभल का पंबासा है। जब और जालौन की बात की जाए तो जालौन का जो मुख्यालय है वह है उरई। तो इस प्रकार हम इनकी जो 12 मुख्यालय उन्हें हम देख सकते हैं। जबकि अगर उत्तर प्रदेश के नाम की बात की जाती है तो हम ध्यान देते हैं उत्तर प्रदेश का 1836 में जो नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत था। जबकि 1877 में इसका जो नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा इसमें जुड़ जाता है। 1902 की बात की जाती है तो 1902 में हम ध्यान रखेंगे 1902 में इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध पड़ा। जबकि 1937 में यह हम कह सकते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश के नाम की बात की जाए तो यह कब से पड़ता है तो हम ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 से अब तक इसका जो नाम है वह है उत्तर प्रदेश है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटे गए, जिससे हम कह सकते हैं एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था उत्तराखंड। जबकि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया तो हम ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1937 को यह अस्तित्व में आया। जबकि अगर ध्यान रखेंगे कि इसका जो पुनर्गठन होता है वह होता है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। जबकि अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी के बारे में हम ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद, 1921 में लखनऊ इनकी आंशिक रूप से थी। जबकि 1935 में पूर्णतः लखनऊ हो जाती है जो आज भी है। अगर यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाषा की बात की जाती है तो यहाँ पर 2 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। पहली भाषा हिंदी और दूसरी उर्दू है। हिंदी को अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था, जबकि द्वितीय भाषा उर्दू को 1989 में अपनाया जाता है। पशु की बात की जाए तो यहाँ का जो पशु है वह 12 सिंगा है। पक्षी की बात की जाए तो सारस अथवा क्रोच को यहाँ पर मान्यता दी जाती है। वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष अशोक है। जबकि पुष्प की बात की जाए पलाश है। पलाश की बात की जाए 4 जनवरी 2011 को यह अपनाया जाता है। जबकि खेल क्या है, हॉकी, जो भारत का भी हॉकी है। चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह को ध्यान रखेंगे कि इसका जो चिन्ह है वह है 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष, जिसको हम कह सकते हैं 1938 में यह अपनाया गया था। जबकि राज्य विधानमंडल कैसा है तो हम ध्यान रखेंगे दुसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल कैसा है, दुसदनात्मक है। इसमें हम एनसीआर की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 8 जिलों को शामिल किया गया है। जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, बागपत तथा हापुड़ को एनसीआर में शामिल किया जाता है। जबकि अगर ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रथम सीएम थे वह थे गोविंद बल्लभ पंत। जबकि प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात की जाए चौधरी नारायण सिंह। सर्वाधिक बार सीएम बनने वाली इनकी मायावती होती है जो 4 बार सीएम बनी है। देश व राज्य की प्रथम महिला सीएम की बात की जाए सुचिता कृपलानी है। जबकि देश व राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण है 33% है। ग्राम कुल कितने हैं तो 106 774 है। जबकि आबाद ग्राम कुल कितने हैं तो 97,814 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्राम पंचायत 59,073 है। जबकि न्याय पंचायतों की कुल संख्या 8,135 है। जबकि ब्लॉक 825 है। और तहसीलों की कुल संख्या कितनी है तो 351 है। तहसीलों की कुल संख्या कितनी है 351 है। इसके बाद हम देखने वाले हैं उद्यान कृषि को। उद्यान कृषि की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे संतरा। तो संतरा की बात की जाए यहाँ बुंदेलखंड में पाया जाता है।
संतरा कहाँ पाया जाता है? सहारनपुर बुंदेलखंड में पाया जाता है, जबकि नींबू भी बुंदेलखंड में पाया जाता है। आलू की बात की जाती है तो आलू के बारे में ध्यान रखेंगे कि आलू के उत्पादन में फर्रुखाबाद का पहला स्थान आता है, तथा हम आलू अनुसंधान संस्थान जो बाबूगंज है वह है कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में, जबकि आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में अवस्थित है। और दूसरे प्रदेशों में यह ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है, दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। जबकि आलू को लेकर कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और यह किस क्रांति से संबंधित है? तो गोल क्रांति से यह संबंधित माना जाता है। हल्दी की बात की जाए तो हल्दी के उत्पादन में बुंदेलखंड का पहला स्थान आता है, जबकि अदरक की बात की जाए बुंदेलखंड को हम ध्यान रखेंगे, अदरक कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। जबकि आंवला की बात की जाती है, आंवला में हम ध्यान रखेंगे, आंवला कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है, आंवला प्रतापगढ़ में होता है। और लीची सहारनपुर मेरठ, लीची की बात की जाए सहारनपुर मेरठ। जबकि केला कहाँ होता है? तो केला के बारे में हम ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद कौशाम्बी बारसी गोरखपुर, इलाहाबाद कौशाम्बी बारसी गोरखपुर में ये सर्वाधिक होता है। जबकि अमरूद की बात की जाती है, इलाहाबाद कौशाम्बी बदायूं कानपुर में अमरूद सर्वाधिक होते हैं। आम की बात की जाती है तो आम में हम ध्यान रखेंगे लखनऊ, इनकी मलियाबाद लखनऊ काफी फेमस है। दूसरी बात माल्टा की बात की जाती है, मेरठ बारसी सहारनपुर, मेरठ बारसी सहारनपुर में माल्टा सर्वाधिक होता है। पान की बात की जाती है तो पान में हम ध्यान रखेंगे कि पान अनुसंधान संस्थान महुआ में अवस्थित है तथा पान की खेती सर्वाधिक महुआ में होती है। दूसरी बात हम ध्यान रख सकते हैं कि दो क्षेत्र काफी फेमस माने जाते हैं, एक तो बड़ी मियानपुर बांदा है तथा पीलीभीत जो क्षेत्र हैं ये काफी फेमस पान के लिए माने जाते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं महोत्सव, तथा महोत्सव में देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सवों को, जिसमें अगर देखा जाए ताज महोत्सव, तो ताज महोत्सव के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं कि ताज महोत्सव आगरा में होता है, क्योंकि यहाँ पर ताज नगरी है, ताजमहल बना हुआ है। सुलेकुल महोत्सव की बात की जाए तो यह कहाँ होता है? आगरा में होता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। वाराणसी महोत्सव की बात की जाए वाराणसी में, गंगा महोत्सव ये भी वाराणसी में होता है। बिठूर की बात की जाए, बिठूर यानी कि कानपुर में इनकी इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सैफई महोत्सव सैफई, झांसी महोत्सव की बात की जाए यह भी झांसी में होता है। कन्नौज की बात की जाए कन्नौज महोत्सव, कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव की बात की जाए तो इलाहाबाद। लठमार होलिकोत्सव या महोत्सव की बात की जाती है तो बरसाना मथुरा। यमुना की बात की जाए तो ये वाराणसी में मथुरा में होता है, यमुना महोत्सव मथुरा में होता है। सरयू महोत्सव होता है अयोध्या में। सोन महोत्सव की बात की जाए सोनभद्र में होता है, जबकि कजरी महोत्सव की बात की जाती है तो करजी होता है मिर्जापुर में। कबीर महोत्सव की बात की जाए मगहर। सरगना महोत्सव की बात की जाए तो ये कहाँ होता है? तो मेरठ में होता है। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा। कंपुल उत्सव की बात की जाती है तो यह कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण महोत्सव को एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि अगर उत्तर प्रदेश में उपनाम की बात की जाती है तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे अगर देखा जाए उपनामों में तो हम ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कि कुछ जिले हैं, कुछ जिले या कुछ जो क्षेत्र हैं उसे एक नाम के रूप में जाना जाता है, जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, अमरूद नगरी। ईश्वर का निवास स्थान की बात की जाए तो इलाहाबाद को कहा जाता है। आंवला नगरी की बात की जाए तो आंवला नगरी में हम ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़ को जाना जाता है। आमों का नगर मलियाबाद लखनऊ है, जबकि गोरक्ष नगर की बात की जाती है तो गोरखपुर को कहा जाता है। भागवत कथा नगर सुक्रताल जो क्षेत्र है, छोटा दिल्ली उद्योग नगरी की बात की जाती है तो यह गाजियाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो शो विंडो है वह क्या है? तो नोएडा। भूबैकुंठ की बात की जाती है तो भूबैकुंठ की काफी इनकी फेमस क्षेत्र है, और यह है इनकी मथुरा। तथा हम ध्यान रखेंगे 88,000 ऋषियों की भूमि, 38,000 तीर्थों का स्थान इनकी ये कौन सा है? सीतापुर नैमिषारण्य को कहा जाता है। कैंची नगर क्रांति नगर की बात की जाती है तो मेरठ, इनकी कैंची सर्वाधिक इनकी यहाँ पर होती है। दूसरी बात क्रांति नगर तो इनकी हम कह सकते हैं कि एक मंगल पांडे की इनकी जो घटना है इनकी इसके बाद जो क्रांति की शुरुआत हुई है मेरठ से हुई थी, क्योंकि जो मंगल पांडे थे उन्होंने इनकी विद्रोह कर दिया था 34वीं रेजिमेंट में। उसके बाद ही हम कह सकते हैं क्रांति की शुरुआत हुई, जैसे हम क्रांति के नाम को ही इसी कारण हम मेरठ को ना जानते हैं। जैन लोगों की काशी हस्तनापुर मेरठ, इनकी काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन गाजीपुर। धान का कटोरा कौन सा है? तो चंदौली कहा जाता है। चाकू का जो शहर है वह है रामपुर है। ताज नगरी पेठा नगरी की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे ताज नगरी पेठा नगरी इनकी आगरा को कहा जाता है, जबकि आगरा का प्राचीन नाम क्या था? अग्रवन था। लड्डू नगरी की बात की जाती है, लड्डू नगरी। स्वागन नगरी की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे हरदोई को कहा जाता है। हींग और गुलाल नगरी की बात की जाए हाथरस को। ताला नगरी की बात की जाए अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, जबकि कृष्ण नगरी की बात की जाए मथुरा। सोनांचल तथा पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सोनभद्र को कहा जाता है। पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद, पीतल नगरी बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? मुरादाबाद। सिराज हिंद पूर्व का सिराज की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे इसे किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को, जौनपुर को कहा जाता है। दूसरी बात विश्वनाथ नगरी सीढ़ी नगर ये वाराणसी को कहा जाता है। जबकि अगर प्राचीन नामों की बात की जाए तो हम देखते हैं प्राचीन नामों में लखनऊ का जो प्राचीन नाम होता है वह लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी भी कहा जाता था।
वाराणसी का प्राचीन नाम की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे काशी। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? तो कानपुर, विजयनगर, महोदय श्री। इलाहाबाद का प्रयागराज होता है। गोरखपुर का गोरक्षनगर। रामनगर बरेली का प्राचीन नाम क्या था? तो अहिछत्र होता है। कपिल वस्तु का पिपरवा, कपिल वस्तु का प्राचीन नाम पिपरवा। अयोध्या की बात की जाए अयाजस होता है। सारनाथ का ऋषिपत्तनम। बरसाना का ब्रह्मवर्त होता है। बरसाना का ब्रह्मसाडी नाम होता है, जबकि बिठूर का नाम होता है ब्रह्मवर्त। हस्तिनापुर मेरठ की बात की जाए तो दांतेद सौरों का सूकर क्षेत्र होता है। श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती को सूकर क्षेत्र कहा जाता था प्राचीन काल में। जबकि अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी को बलवंत नगर के रूप में जाना गया। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर को कहनापुर कहा गया। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ को कोयल कहा जाता था। जबकि झांसी की बात की जाए तो झांसी को बलवंत नगर के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार हम प्राचीन नाम को भी देख सकते हैं। अगर देखा जाता है अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जनजाति, जिसमें अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिसमें हम कह सकते हैं 2 जिलों में इनकी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, एक तो जालौन है, दूसरा फैजाबाद है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने % निवास करती है? तो हम कह सकते हैं 0.6% यह निवास करती है, जिनकी कुल संख्या 11,34,273 है। यह हम कह सकते हैं सर्वाधिक इनकी निवास करती है सोनभद्र में। जबकि सबसे कम की बात की जाए बागपत में निवास करती है। सबसे कम कहाँ निवास करती है? बागपत में करती है। तो हम ध्यान रख सकते हैं कि प्रारंभ में 1967 की बात की जाए तो हम ध्यान देते हैं कि 1967 में कुल कितनी जनजातियों को जोड़ा जाता है? 5 जोड़ी गई थी। 5 जनजातियों को जोड़ा जाता है, जिसमें थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी। थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी जो जनजातियां, ये 5 जनजातियां थीं, इन्हें 1967 में जोड़ा जाती है। जबकि 2003 की बात की जाती है तो 2003 में 10 जनजातियों को ऐड किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम देखते हैं पंखा पनिका की बात की जाए तो ये भी हम कह सकते हैं मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। भुइया भुनिका ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी जो जनजाति है ये भी सोनभद्र में। अगारी जनजाति ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। पलहिया और बैगा ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। जबकि शहरीय जनजाति की बात की जाती है तो यह ललितपुर में पाई जाती है। पंखा पनिका मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो चंदौली सोनभद्र। जबकि खरवार की बात की जाए तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली आदि स्थानों में खरवार जनजाति निवास करती है। अगर हम थारू जनजाति की बात करें तो हम ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में जो यहाँ पर जनजाति निवास करती है उसका नाम थारू है। इसका हम कह सकते हैं जो इसका नाम पड़ता है क्योंकि यह राजस्थान के थार प्रदेश से आकर उत्तर प्रदेश में बसी, इसी कारण इसका नाम पड़ता है थारू। थारू जनजाति की बात की जाए तो यह 5 जिलों में निवास करती है। जैसे हम देखते हैं महाराजगंज है, बलरामपुर है, बुलंदशहर है, लखीमपुर खीरी है आदि हम क्षेत्रों में हम कह सकते हैं निवास करती है। वैसे तो सर्वाधिक इनकी सोनभद्र में निवास करती है। अगर इसके बात की जाए तो यह किरात वंश से, इसका जो वंश है वह किरात वंश से है। एक त्योहार मनाती है जिसका नाम है बजिहर त्योहार। ये बजिहर त्योहार का आयोजन करती है। दूसरी बात इनका एक नृत्य होता है जिसका नाम होता है खिचड़ी नृत्य तथा विवाह तय हो जाने को पक्की पौड़ी कहते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि यह हिंदुओं के सभी त्योहार मनाती है केवल एक को छोड़कर, जिसको हम कह सकते हैं दिवाली। दिवाली को यह शोक के रूप में मनाती है। ऐसा क्यों है? तो कहा जाता है कि इस जनजाति के जो लोग हैं वह इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट देते हैं। तो इसी कारण दूसरी बात हम कह सकते हैं कि थारू जनजाति आज काफी समृद्ध हो चुकी है, जिसके लिए हम कह सकते हैं लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। दूसरी बात हम ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में। बुक्सा की बात की जाती है तो बुक्सा जनजाति की बात की जाए तो बुक्सा बिजनौर में निवास करती है तथा इसका जो संबंध है पतवा राजपूत वंश से इसका संबंध है। जब इसकी पूज्य देवी चामुंडा देवी होती हैं। जबकि इनकी उपजातियों की बात की जाए सूरजबंदी, दौलतबंदी, उपबंदी इनकी उपजातियां होती हैं। खरवार की बात की जाए तो खरवार में हम ध्यान रख सकते हैं कि यह जनजाति की बात की जाती है। यह जनजाति कहाँ निवास करती है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, चंदौली आदि स्थानों पर निवास करती है। दूसरी बात इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे यह जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो हम कह सकते हैं आज भिक्षाटन पर मजबूत है। ऐसा क्यों है? मजबूर है तो ऐसा क्यों है? तो हम ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रारंभ में यह जंगलों में निवास करती थी, वहां से इनकी आय का संचालन होता था। लेकिन जब से वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया उसके बाद ये पेड़ों को काट नहीं सकते हैं। तो आज हम कह सकते हैं ये जनजाति भिक्षाटन पर मजबूर है, भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो चुकी है। दूसरी बात इसकी जो पहचान होती है वह इसकी जो भाषा होती है वह कर्कश होती है। इसकी जो भाषा होती है वह कर्कश होती है। जबकि अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में मेलों की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर मेलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 2250 मेले लगते हैं। और यह हमारे जो मेले हैं संस्कृति एवं धरोहर इनकी उस सभ्यता के प्रतीक होते हैं। दूसरी बात सर्वाधिक मेलों की बात की जाती है तो मथुरा में लगते हैं, जबकि सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। मथुरा के बाद मथुरा में 86 हैं, जबकि 80 मेले कानपुर में लगते हैं और हमीरपुर में 79 मेलों का आयोजन किया जाता है। जिसमें अगर पहला जो मेला विश्व का जो सबसे बड़ा मेला हम कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है, जिसका नाम है महाकुंभ का मेला है।
जिसे हम कह सकते हैं 12वें वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। अर्धकुंभ की बात की जाती है तो इसका 6ठे वर्ष आयोजन किया जाता है, जबकि माघ मेला भी लगता है प्रत्येक वर्ष। काकोरा मेला की बात की जाए तो बदायूं में लगता है, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ददरी मेला बलिया, सरंगना मेला के बाद मेरठ, नौचंदी मेला भी मेरठ में लगता है, सिकरी मेला गाजियाबाद में लगता है, कंस बध मेला हमीरपुर में लगता है, कंस हरिदास जयंती और तथा मुड़िया पूनो मेला है, यह मथुरा के मेले हैं, देवसरी मेला बाराबंकी में, सिंगीरामपुर मेला है वह, और फर्रुखाबाद में लगता है, सिंगीरामपुर मकरपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगते हैं, जबकि सैयद सालान मेला है वह बहराइच में लगता है, ढाईघाट मेला शाहजहाँपुर, जबकि फागुन मेला कहाँ लगता है, रामपुर में लगता है, खारी झल्लू मेला कहाँ लगता है, बिजनौर, चैत्रामनवती मेला अयोध्या में लगता है, जबकि परिक्रमा मेला की बात की जाती है तो सीतापुर नैमिषारण्य में परिक्रमा मेला लगता है, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, बल सुंदरी मेला कहाँ लगता है, बुलंदशहर कालिंजा मेला बांदा में लगता है, जबकि कजली मेला की बात की जाती है तो ये महोबा में लगता है, देवी पाटन मेला ये कहाँ लगता है तो हम ध्यान रखेंगे बलरामपुर में लगता है, सिलावड़ी मेला की बात की जाती है तो शंखसा फर्रुखाबाद में, देव छठ मेला की बात की जाए मथुरा कैलाश मेला आगरा में लगता है, तथा हम कह सकते हैं गोविंद साहब मेला की बात की जाए तो अम्बेडकर नगर में खिचड़ी मेला की बात की जाए गोरखपुर में लगता है, सौरव मेला ये भी इनके कासगंज में लगता है, विंध्याचल देवी मेला की बात की जाती है तो ये लगता है मिर्जापुर में, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में लगता है। तो इसके बाद हम इनकी मेलों को कवर भी कर सकते हैं। दूसरा इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वह होता है नृत्य। तो उत्तर प्रदेश में नृत्य की बात की जाए तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र नृत्य है जिसका नाम कथक है। तो कथक की जो शुरुआत होती है तो वह मंदिरों में पुजारियों के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, जबकि इसका विकास किसके दरबार में हुआ तो वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास भी होता है, वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास होता है। जबकि इसमें एक व्यक्ति होते हैं जिसने ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था, तो बिंदा नैन के द्वारा इसमें ठुमरी गायन का प्रवेश कराया जाता है। जबकि हम कह सकते हैं आधुनिक युग में सर्वाधिक योगदान मेनका ने दिया है, जबकि इसका ठाकुर प्रसाद को प्रेरिता माना जाता है, कथक का प्रेरिता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। और आज उत्तर प्रदेश में इनकी 4 संस्थानों में कथक की डिग्री मिल सकती है, जैसे BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ है, तथा हम ध्यान रखेंगे भारत खंडे विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय में हम देख सकते हैं कि ये डिग्री प्राप्त की जा सकती है। जिसमें हम देखते हैं पहला नृत्य की बात की जाती है तो राष्ट्र नृत्य की बात की जाती है। तो हम देखते हैं राष्ट्र नृत्य का जो आयोजन है वह ब्रज क्षेत्र में होता है तथा इसमें रासलीला के समय इसका आयोजन किया जाता है। जबकि झूला नृत्य की बात की जाती है यह भी ब्रज क्षेत्र में होता है और इस नृत्य में झूले डाले जाते हैं। मयूर नृत्य की बात की जाए तो यह भी ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें क्या होता है मोर के पंख धारण करके इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। धोबिया नृत्य कहाँ होता है पूर्वांचल में होता है। धोबिया नृत्य कहाँ होता है पूर्वांचल में होता है, जिसमें हम देखते हैं धोबी समुदाय के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। जबकि ख्याल नृत्य की बात की जाए तो ख्याल नृत्य में हम ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ होता है बुंदेलखंड में होता है। जिसमें क्या होता है कि एक लकड़ी का घर बनाया जाता है, उसको रंगा जाता है, उसके बाद जो महिलाएं या पुरुष सर पर रख के इस नृत्य का आयोजन करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए चरकुला नृत्य की बात की जाए तो ये भी कहाँ होता है तो हम ध्यान रखेंगे ये भी कहाँ होता है तो ब्रज क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में आयोजन किया जाता है जिसमें हम कह सकते हैं 108 दीपों का चरकुला सर पर रखकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। घड़ा नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में होता है। बैलगाड़ी के पहियों में घड़े फंसाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कठघोड़वा नृत्य कहाँ होता है पूर्वांचल में होता है। कीर्तन घोड़ी को बनाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। जोगनी नृत्य की बात की जाती है तो जोगनी नृत्य कहाँ होता है अवध में होता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो महिलाओं के द्वारा साधु यानी कि साध्वी के कपड़े धारण करके इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। धीवर नृत्य की बात की जाए तो पूर्वांचल में होता है यह नृत्य। इसके बाद देखा जाए सोहरा या सेहरा नृत्य। सोहरा या सेहरा नृत्य की बात की जाए तो ये कहाँ होता है बुंदेलखंड में होता है। जो यहाँ के किसान होते हैं वह फसल को काटते समय इस नृत्य का आयोजन करते हैं। कर्मा व शीला नृत्य की बात की जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र की जो जनजातियां हैं इस नृत्य का आयोजन किया करती हैं। पासी नृत्य की बात की जाती है तो पासी नृत्य में हम ध्यान देंगे पूर्वांचल और अवध में यह नृत्य होता है। पासी समुदाय के लोग होते हैं इस नृत्य का आयोजन करते हैं। जबकि घोड़ा नृत्य की बात की जाए तो घोड़ा नृत्य में हम ध्यान रखेंगे कि यह नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है तथा हम कह सकते हैं बाजों की धुन पर घोड़ों को नचाया जाता है। धुरिया नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। और छोलिया छपेली की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे छोलिया नृत्य में एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल होती है, जबकि ये जो नृत्य होता है एक हाथ में रुमाल एक हाथ में शीशे यानी कि आईना का यूज किया जाता है। नटवरी नृत्य की बात की जाए तो ये पूर्वांचल में होता है। नटवरी नृत्य जिसमें पूर्वांचल के यादव समुदाय द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। देवी नृत्य की बात की जाती है ये भी बुंदेलखंड में होता है, जिसमें हम कह सकते हैं महिलाएं इनकी देवी का रूप धारण करती हैं इस नृत्य का आयोजन करती हैं। राई नृत्य की बात की जाए बुंदेलखंड में होता है। जन्माष्टमी के समय इसका आयोजन किया जाता है। दीप नृत्य की बात की जाए तो ये भी बुंदेलखंड में होता है। दीपों को प्रज्वलित करके इस नृत्य का आयोजन किया जाता है
पाई डंडा नृत्य की बात की जाए बुंदेलखंड में होता है, यह गुजरात के डांडिया के समान है तथा काफी प्रचलित यह नृत्य है। कांगड़ा नृत्य की बात की जाती है तो कांगड़ा नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। जबकि कलाबाजी नृत्य की बात की जाए तो अवध में ये होता है, अवध में, तथा मोर बाजा लेकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठड़िया नृत्य की बात की जाती है तो ठड़िया नृत्य का जो आयोजन होता है वह हम देख सकते हैं कि यानी कि ठड़िया नृत्य सोनभद्र की जनजातियां करती हैं तथा चौला नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र की जनजातियां। नटुआ या नटौरा नृत्य की बात की जाए तो ये भी पूर्वांचल में होता है, पूर्वांचल में होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बारात जाने के बाद इस नृत्य का आयोजन इसी क्षेत्र में किया। डरकैरी की बात की जाए ये भी सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रथम मास्टर वीडियो को देखा। इसके बाद इनकी ऐसे इनकी 1-2 मास्टर वीडियो और आने वाले हैं जिससे हम उत्तर प्रदेश को एक कम समय में सरल भाषा में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।